और संविधान खेड़े के बीच शुरू हुई जुबानी जंग अब भारतीय जनता पार्टी और पूर्व सीएम देवेंद्र तक पहुंच चुकी है। बुधवार को मलिक ने आरोप लगाया है कि पूर्व सीएम ने अपने कार्यकाल में नकली नोट के खेल को बढ़ावा दिया था और उन्होंने जाली नोट के कारोबार में शामिल रहे। भाजपा नेता हाजी अराफात के छोटे भाई को बचाया था। इसी आरोप में अराफात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मलिक के खिलाफ कुछ खुलासे करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके भाई इमरान शेख के नवाब मलिक के साथ भी फोटो है। मलिक ने उसकी शादी और बच्चों की बर्थडे में भी आए थे। हाजी अराफात शेख ने आगे बताया कि नवाब मलिक ने पिक्चर शुरू की, लेकिन फिल्म को हम खत्म करेंगे। हाजी अराफात शेख ने कहा कि नवाब मलिक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत है। मेरे पास बम नहीं, पर नवाब मलिक का कच्चा चिट्ठा मैं खोलूंगा। देर रात एक ट्वीट कर मलिक ने कहा कि होश उनके यूं उड़े कि चेहरे फीके पड़ गए। हमने तो बस ये किया, उन्हें आईना दिखा दिया। इससे पहले मलिक ने आरोप लगाया था कि देवेंद्र ने विदेशों से आए फोन के बाद कई कुख्यात लोगों के केस सुलझाए हैं। देवेंद्र के इशारे पर वसूली होती थी। देवेंद्र ने राजनीति का अपराधीकरण किया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रियाज भाटी कौन है? उनतीस अक्टूबर को सहार एयरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया, जिसके ऊपर दाऊद इब्राहिम सारे गैंग के लोगों के साथ संबंध की सारी खबरें अखबारों में थी। पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है। डबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए और 2 दिन में छूट जाता है, इसके पीछे क्या खेल था? रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? रियाज भाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? आपके डिनर टेबल पे क्यों नजर आता था? हम देश के प्रधानमंत्री पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अगर कोई जाता है तो उसके लिए पूरी तरह से स्कैनिंग किए बिना किसी भी व्यक्ति को पास नहीं इशू होता। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र गुरुवार को और अंतिम दिन होगा। इसमें पंजाब सरकार केंद्रीय कृषि सुधार कानून रद्द करने का प्रस्ताव लाएगी। इसी में 2013 में अकाली भाजपा सरकार के बनाए पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को भी रद्द किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ने बुधवार को ही इसके बारे में ट्वीट कर सरकार को याद दिलाया कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 से 50 किलोमीटर बढ़ाने के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। पंजाब सरकार इसके खिलाफ सर्वदलीय मीटिंग भी कर चुकी है, इसलिए प्रस्ताव पास करके गवर्नर के जरिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर खास तौर पर यह सेशन बुलाया गया था। बिजली समझौते रद्द करने के बारे में भी प्रस्ताव आ सकता है। सिद्धू लगातार इस मुद्दे को उठाते रही है। हालांकि बिजली समझौतों का मुद्दा इस वक्त बिजली ट्रिब्यूनल में भी जा चुका है। ऐसे में सरकार यह कदम उठाती है या नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। सबसे बड़ा प्रस्ताव कर्मचारियों को पक्का करने का होगा। पिछली कैबिनेट में सरकार इसे मंजूरी दे चुकी है, जिसमें 36,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है। हालांकि वे कौन-कौन से कर्मचारी होंगे, इस पर सबकी नजर है। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारी ज्यादा है। ऐसे में इसका ब्यौरा मिलने के बाद बवाल बढ़ सकता है। ये ठोको ताली ले आए, चेहरा नंगा होगा। ये 4 मिनिस्टर कह रहे हैं हमको भरोसा नहीं है कैप्टन पे, ले आए नो कॉन्फिडेंस। नहीं ले आएंगे तो ये फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं लोगों के पास से चेहरे नंगे। आप साथ देंगे? ठोको ताली का सबका साथ देंगे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा, जो 3 रुपए बत्ती करेगा। जो नहीं करेंगे तो इनके चेहरे नंगे होंगे कि लोगों का मूर्ख बना देंगे। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि दरबार साहब श्री हरमंदिर साहब पे अटैक कराने वाली कांग्रेस की सोच क्या है गुरु प्रति, ये बड़ी स्पष्ट है। इन्होंने आना नहीं था तो बड़ा जरूरी हो गया कि व्हिप जारी करो, नहीं था गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे बादशाह को चाहे ये स्पेशल सेशन है, ये आएंगे नहीं। ये हालात हो गए कांग्रेस के। कश्मीर घाटी के जाने माने या मशहूर पंडित इन दिनों आतंकियों की निशाने पर है। हालिया घटनाओं से उनमें भय का माहौल है। 5 हफ्तों में
14 सिविलियन मारे गए हैं। इनमें 7 कश्मीरी मुस्लिम, 4 गैर कश्मीरी मजदूर, 2 कश्मीरी पंडित और 1 सिख महिला शामिल है। इन घटनाओं के बाद एक बार फिर कश्मीर घाटी में डर का माहौल है। हालिया घटनाओं को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी सुरक्षा प्रबंध सख्त कर दिए हैं। इसकी वजह यह है कश्मीरी पंडित इन दिनों टारगेट पर है। सोमवार को एक घटना हुई, इसमें आतंकी डॉक्टर संदीप गुरमावा को टारगेट करना चाहते थे। उनको पुराने कश्मीर में ड्राई फ्रूट्स की बड़ी दुकान है। आतंकियों ने गलती से कश्मीर मुसलमानों को मार दिया जो संदीप का सेल्समैन था। संदीप के मुताबिक वो खुद 3 बजे तक दुकान पर था और अपनी एसयूवी वहीं छोड़कर आए थे। संदीप कहते हैं कि पुलिस ने बताया कि मुझ पर हमला किया जा सकता है। मैं फौरन दूसरी कार से घर पहुंच गया। शाम को मुझे खबर मिली कि मेरा सेल्समैन मारा गया है। माइनॉरिटीज को होने वाले खतरे के चलते उन्हें सुरक्षा मिली हुई है। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में चेन्नई, रानीपेट, वेल्लोर, सलेम और कल्लाकुरिची और शामिल। इनमें एक से ज्यादा 2 इलाकों में 20.4 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है, जबकि अन्य इलाकों में भी भारी बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भी भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते पिछली रात को तमिलनाडु में भारी बारिश हुई। चेन्नई में अत्यधिक बारिश के चलते इलेक्ट्रिसिटी केबल में खामी आने से दक्षिण चेन्नई में पावर सप्लाई बाधित। इसके बाद अशोकनगर इलाकों में भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कई इलाकों में पेड़ गिरने से सड़कें जाम हो गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में फ्लिपकार्ट का एक कर्मचारी कंपनी के 27 लाख रुपए लेकर भाग निकला। यह फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगाए ग्राहकों के सामानों की डिलीवरी कर उनसे वसूला हुआ पैसा था। मामले की जानकारी लगते ही कंपनी के अन्य कर्मचारियों ने इसकी शिकायत पुलिस थाना में कर दी और मामला दंतेवाड़ा सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। फ्लिपकार्ट के दंतेवाड़ा के कर्मचारी कांति कुमार सिंह ने पुलिस को बताया कि दुर्ग जिले के रहने वाले देवेंद्र निषाद की पोस्टिंग कुछ महीने पहले ही कंपनी ने दंतेवाड़ा हब में की थी। उनका काम समय पर पैसों का सही हिसाब कर कंपनी के खाते में डलवाना था। ग्राहकों तक सामानों की डिलीवरी करने के लिए लोकल लड़कों को लगाया गया था, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर सामानों की डिलीवरी कर ग्राहकों को से लगभग 27,23,804 रुपए पैसा वसूल कर देवेंद्र को दिए थे। इसे देवेंद्र ने कंपनी के खाते में जमा नहीं किया और सारे पैसे लेकर भाग निकला। कर्मचारी 27 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। दिवाली के 6 दिन बाद भी एनसीआर के शहरों की हवा दम घोटू बन गई है। गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। बुधवार को यह 141 शहरों की सूची में देश का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया। इसके साथ बुलंदशहर से लेकर पानीपत तक हालात गंभीर बने हुए हैं। अगले 2 दिनों तक हवा के बिगड़े हालात रहने का पूर्वानुमान है। आगामी 13 नवंबर से वायु गुणवत्ता का स्तर सुधर सकता है। सफर के मुताबिक पड़ोसी राज्य में लगातार पराली जलने की घटनाएं दर्ज हो रही हैं। बीते 24 घंटे में 5,317 पराली जलाई गई है। इससे उत्पन्न होने वाले PM 2.5 की प्रदूषण में 27% हिस्सेदारी रही। हवा की दिशा उत्तर पश्चिम बनी हुई है, लेकिन रफ्तार हल्की बनी हुई है। इस वजह से पराली का धुआं कम मात्रा में दिल्ली NCR तक पहुंच गया है। सफर का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों में हवा का रफ्तार बढ़ेगी और पराली का धुआं दिल्ली NCR में बढ़ने लगा है। इससे वायु गुणवत्ता को बिगड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर चलने वाली हवाओं की धीमी रफ्तार के कारण प्रदूषण का फैलाव कम होगा और यह एक जगह पर अधिक समय तक जमा रहेगा। इससे प्रदूषण की चादर दिल्ली NCR पर छाई रह सकती है। बुधवार को हवा में PM 10 का स्तर 321 और PM 2.5 का स्तर 198 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार को दिल्ली के औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक में 32 अंकों की कमी हुई है। यह 372 के आंकड़े के साथ गंभीर से खिसक कर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा है। एक दिन पहले दिल्ली का AQI 404 रहा था। बुधवार को गाजियाबाद का AQI 428, फरीदाबाद का 380, नोएडा का 378,
गुरुग्राम का 340 और नोएडा का 374 AQI रहा। दिवाली के बाद यह है दूसरी बार जब दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा है। इससे पहले बीते सोमवार को दिल्ली का AQI 390 के आंकड़े के साथ बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था। कोरोना वायरस की तरह डेंगू भी एक ही मरीज को फिर से संक्रमित कर सकता है। अस्पतालों में कई मामले आए हैं जिनमें मरीज को कुछ समय पहले डेंगू हुआ था। दोबारा संक्रमित होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इनकी जांच में डेंगू का अलग स्ट्रेन मिला है। ILBS अस्पताल के निदेशक डॉक्टर SK सरीन का कहना है कि डेंगू के 4 सीरोटाइप स्ट्रेन होते हैं। मरीजों में अभी जो स्ट्रेन मिले हैं वे बेहद खतरनाक है। किसी को पहले डेंगू हुआ तो उन्हें दूसरी सीरोटाइप स्ट्रेन का संक्रमण हो सकता है। ऐसे करीब 5 से 6 मामले देखने को मिले हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर नवल ने भी यही बात कही है। उन्होंने बताया है कि डेंगू का संक्रमण मरीज को 2 बार हो सकता है। इस समय स्थिति काफी गंभीर है। कई ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जिनमें डेंगू के कारण शरीर के दूसरे अंग प्रभावित होने लगते हैं। इस स्थिति को मल्टी ऑर्गन फेलियर माना जाता है, जिसमें मरीज के बचने की संभावना बहुत कम रह जाती है। शहर के गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर अतुल गोगिया ने बताया कि अस्पतालों में बिस्तरों का संकट बरकरार है। पिछले करीब 1 महीने में डेंगू संक्रमण के सैकड़ों मरीज इलाज के लिए उनके यहाँ पहुंच चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि बिस्तर न होने पर मरीज को स्ट्रेचर पर रखना पड़ रहा है। उन्हें बताया कि डेंगू का संक्रमण सभी आयु वर्ग में दिखाई दे रहा है। जवान से लेकर बुजुर्ग तक इससे संक्रमित हो रहे हैं। आसपास के राज्यों से आने वाले कई मरीज की हालत गंभीर देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में चुनावी माहौल गरमाने के लिए इस माह आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उत्तराखंड का दौरा करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और भगवंत उत्तराखंड जा सकते हैं। आप पार्टी 2022 की चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के साथ ही पार्टी की ओर से रोजगार गारंटी यात्रा भी निकाली जा रही है। पार्टी ने अब तक 31 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जो विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को मजबूती देने का लगातार काम कर रहे हैं। आप प्रवक्ता संजय भट्ट का कहना है कि नवंबर पार्टी के लिए खास होने जा रहा है। इस महीने कृषि कानून को वापस लेने, फसलों का उचित मुआवजा समेत किसानों के अन्य मुद्दों को लेकर पार्टी के बड़े नेता उत्तराखंड दौरा करेंगे। जल्द ही पार्टी इसकी आधिकारिक घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार के कई मंत्री और पार्टी के अन्य बड़े नेता भी उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे, जो प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम पार्टी जनाधार लगातार बढ़ रहा है, जिससे भाजपा और कांग्रेस नेताओं में भय का माहौल है। राज्य गठन के बाद प्रदेश की जनता कांग्रेस और भाजपा को देख चुकी है। इस बार प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि उन्हें आर्मी ने प्रशिक्षण के दौरान विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेकर लीडर की तरह कार्य करना सिखाया है। वे प्रदेश में राजनीति की इस विपरीत परिस्थिति में कार्य करने में सक्षम है। सत्ता में आते ही उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप प्रदेश का विकास किया जाएगा। बुधवार सुबह पार्टी की तिरंगा यात्रा के तहत कर्नल अजय कोठियाल कोटद्वार पहुंचे। उन्होंने श्री सिद्धबली मंदिर में मत्था टेका और बाबा के दर्शन किए। इसके बाद कोडिया से पार्टी की तिरंगा यात्रा शुरू होकर मालवीय उद्यान पहुंची। इस अवसर पर कर्नल कोठियाल ने कहा कि वे आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप प्रदेश का विकास चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के नेताओं में लीडरशिप की कमी है। यही कारण है कि वे अपने विवेक का उपयोग किए बिना सभी योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन बताते हैं। नेताओं की पैरवी की कमी के कारण उत्तराखंड के टीली में बनने वाली बिजली का उपयोग उत्तर प्रदेश कर रहा है। यहाँ के नेता कोर्ट में बिजली को लेकर हार चुके हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मुद्दों पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। सत्ता में आते ही उत्तराखंड आंदोलन के सवालों पर कार्य किया जाएगा। फिलहाल के लिए आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज़। नमस्कार।